वीडियो में क्लास 10th के सोशल साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं। ये जो सैम्पल पेपर है ये सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया है और साथ ही ये ओसवाल बुक्स का सैम्पल पेपर नंबर 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देख लें इसमें कैसे पेपर में सेक्शन बटे हुए हैं। इसमें टोटल 6 सेक्शन है, टोटल इसमें 37 क्वेश्चन है। सेक्शन ए में आपका 1 से 20 तक क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू वाले हैं एक एक नंबर के। सेक्शन बी में आपका एक 21 to 24 क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर सेक्शन सी ऐसे ही देख सकते हैं 25 to 29 है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये 3 नंबर के हैं। सेक्शन डी में आपके 30 से 30 to 33 क्वेश्चन नंबर हैं और ये लॉन्ग आंसर टाइप के हैं, ये 5 नंबर के हैं। सेक्शन ई में आपका क्वेश्चन नंबर 34 to 36 है और इसमें सब क्वेश्चन है, इसमें 3 सब क्वेश्चन है, वो आगे देखेंगे कैसे है इसमें। फिर सेक्शन एफ में आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है और इसको चलो हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए के 1 से 20 जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर सेक्शन बी और सेक्शन डी में आएंगे। देखिए सेक्शन ए जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन रहेगा आपको पढ़ के और बताना होगा चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर आपका रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंड इन द कोलोनाइजेशन ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री। जब एशिया और अफ्रीका कंट्री की कोलोनाइजेशन हुई थी, जैसे इंडिया में, एशिया में इंडिया आता है, इंडिया पे कौन राज किया था, ब्रिटेन वाले अंग्रेज राज किए थे। तो उस समय क्या हुआ था इसी के बारे में पूछ रहा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। आपको जो ऑप्शन दिया हुआ इसके हिसाब से बताना है कि कौन सी चीज़ हुई होगी कि एशिया और अफ्रीका को ये जो बाकी देश हैं, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये कॉलोनी क्यों बना दिए। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसीज फॉर एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। यहाँ बोल रहा है कि जैसे अगर इंडिया कॉलोनी बना था ब्रिटेन का, तो इंडिया और ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी वो आपस में पॉलिसी बनाई कि हम आओ हमको गुलाम बना लो, हम आपके साथ ट्रेड करेंगे। गलत ऑप्शन है, ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई देश का राजा चाहेगा कि आओ तुम हमको गुलाम बना लो। सेकेंड देखो, गवर्नमेंटल इन्वाइट टू मदर कंट्री फॉर एक्सपेंशन। गलत है, ऐसा नहीं है कि ये इंडिया है तो कोई इंडिया है, इंडिया का गवर्नमेंट चाहेगा कि तुम दूसरे कंट्री को इनवाइट करेगा कि तुम आओ हमसे मिल जाओ और हमारी बाउंड्री एक्सपेंड हो जाएगी, ऐसे ही नहीं है। कॉलोनी कोई भी किसी देश का गुलाम नहीं बनना चाहता है। फिर देखिए डी वाला देखो, कैपिटलिस्ट ऑफ दिस रीजन वांटेड ट्रेड विथ कॉलोनियल पावर। जो कैपिटलिस्ट थे वो चाहते थे कि कॉलोनियल पावर से ट्रेड करना, ये भी नहीं है। देखो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट। जिसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी रहेगी वह दूसरे को आसानी से गुलाम बना देगा। जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, जो अंग्रेज हुआ करते थे, वो इंडिया को क्यों गुलाम बना दिए, क्योंकि उनके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी थी, उनके पास शिप थी। शिप के वजह से वो ब्रिटेन बहुत ही दूर था इंडिया से, लेकिन वो शिप से आसानी से आ जाते थे। उनके पास पैसा था, टेक्नोलॉजी था। जैसे हमारे पास हम अपने तलवार से लड़ते थे, उनके पास बंदूक थी, गन्स थी। फिर हम यहाँ पे खादी के कपड़े पहनते थे, उन लोग जो है शर्ट पैंट जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ये फॉलो करते थे। इस वजह से जो ये इसमें पूछना है ना कि कैसे कॉलोनाइजेशन जो है एशिया और अफ्रीकन कंट्री की हुई, तो जिस देश के पास टेक्नोलॉजी होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, पैसा होगा और इम्प्रूवमेंट होगी ट्रांसपोर्ट में, वो दूसरे देश को कॉलोनी बना देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर आर स्टार्टेड बाई बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा न्यूज पेपर स्टार्ट किया गया था, तो कौन सा किया गया था, केसरी। तो केसरी तो है। आपको अगर एक और ये जो बाल गंगाधर तिलक है, गरम दल के पाए जाते थे, जो ये रेडिकल लीडर थे, और इन्होंने 2 न्यूज़पेपर चलाया था। एक तो केसरी था ही, और जो दूसरा न्यूज़पेपर था, अगर वो भी पूछते आपसे तो उसको भी आपको आना चाहिए। जो दूसरा न्यूज़पेपर था इनका वह था मराठा। कौन सा न्यूज़पेपर था, मराठा। इसमें केसरी दिया है तो केसरी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। जो यहाँ पे पिक्चर दिया है इसको देखिए। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ पेंटर ऑफ दिस पेंटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। देखो इंडिया में जो बहुत ही बड़े पेंटर बने वो कौन थे, राजा रवि वर्मा थे। तो ये कौन पिक्चर बनाए थे इंडियन कंटेस्ट में। देखो इंडियन कल्चर दिखा रही है, औरत साड़ी पहनी हुई है, यहाँ पे राजा है, तो ऐसी पिक्चर राजा रवि वर्मा ही बनाया करते थे। इसमें देखो और क्वेश्चन है,
कि हु एमॉन्ग द फॉलोइंग वाज ऑथर ऑफ बुक गीता गोविंद। गीता गोविंद को कौन लिखा था? तो गीता गोविंद के राइटर जो थे जयदेव थे। कौन थे? जयदेव। तो गीता गोविंद के राइटर कौन थे? जयदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको इसको अरेंज करना है, जो पहले हुआ उसके बाद फिर बाद हुआ। छोटे आपको पहले वाले डेट को पहले लिखना है, उसके बाद जो घटनाएं हुई उसको आपको अरेंज करना है। देखो प्रिंट कल्चर की वजह से यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, एक यहाँ पे दिया है। फिर मार्टिन लूथर किंग ने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन लाया, ये दिया है। फिर मेनोसियो ने मैसेज दिया, री इंटरप्रिटेट किया मैसेज ऑफ बाइबल को। फिर जोहान्स गुटेनबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस, ये दिया है। देखो इसमें कौन सा सही होगा? देखो सबसे पहले आप देखेंगे तो प्रेस की इन्वेंशन हुई। क्या हुई? प्रेस की इन्वेंशन। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन इसमें देखो पहले वाला ऑप्शन, पहले वाला कौन सा चीज़ आया? तो प्रेस की इन्वेंशन आई, तो सबसे पहले ये हुई। प्रेस की इन्वेंशन के बाद देखो उसके बाद क्या हुआ? इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से मार्टिन लूथर किंग जो थे वो देखो जो क्रिश्चियन धर्म था, क्रिश्चियन धर्म में बहुत सारे अंधविश्वास वाले टाइप के चीज़ आ गए थे। इसमें जो रेडिकल प्रैक्टिस हुआ करती थी चर्चेज में, रेडिकल प्रैक्टिस जो हुआ करती थी चर्च में, इसके खिलाफ कौन आवाज़ उठा है? मार्टिन लूथर किंग जो थे। तो इसके बाद सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे जब इन्होंने आवाज़ उठाया तो बाइबल को फिर से री इंटरप्रिटेट किया गया, बाइबल के मैसेज को। तो कौन हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। और सबसे लास्ट में हो जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो आपका हुआ था 1789 में, 1789, तो ये सबसे बाद में हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा इसमें सही ऑप्शन है? 4 का इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट को देखो इसमें क्या है कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको क्रॉप को आइडेंटिफाई करना है इंफॉर्मेशन के हिसाब से। देखो इट इज़ ए क्रॉप विच इज़ यूज्ड एज फूड एंड फॉडर। फूड एंड फॉडर जैसे हम लोग खाना खाते भी हैं और जो पशु होते हैं उनके चारा में भी यूज किया जाता है। तो कौन सा है? देखो इसमें सही ऑप्शन क्या है? मेज। मक्का जो है, मक्का हम लोग खाते भी हैं और पशुओं को भी, गाय को भी, भैंस को भी खिलाया जाता है मक्का। खरीफ है, खरीफ है, सही बात है। वीट तो खरीफ प्लांट है ही नहीं। खरीफ में राइस है, राइस और मेज में। तो राइस को हम पशुओं को नहीं खिलाते हैं, किसको खिलाते हैं? पशु को किसको खिलाते हैं? फूड और क्रॉप कौन है? मेज है। इसी देखो ये अलुवियल सॉइल में भी पाया जाता है। फिर मॉडर्न इनपुट आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो इसके क्रॉप में प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इसमें मेज आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। देखो रिजर्व फॉरेस्ट जो है बताता है कि आप फॉरेस्ट का रिजर्वेशन हाफ है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है कि 1/3 फॉरेस्ट रहता है रिजर्व। अनक्लास्ड फॉरेस्ट में ये गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल इसमें रिजर्वेशन रहता है। परमानेंट जो फॉरेस्ट है, इसमें परमानेंट फॉरेस्ट है, इसमें बता रहा है कि रिजर्व और अनक्लास्ड फॉरेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर। गलत। परमानेंट फॉरेस्ट जो है ये नहीं देता है, परमानेंट फॉरेस्ट नहीं होता है। रिजर्व फॉरेस्ट होता है हाफ वाला, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 1/3 और अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, इसमें गवर्नमेंट जो है और प्राइवेट ये इंडिविजुअल इसके रिजर्वेशन रहती है। देखो इसमें बता रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो डी वाला इसमें सही नहीं है। परमानेंट फॉरेस्ट ये ऐसी टिम्बर प्रोडक्शन का रिजर्व और अनक्लास्ड फॉरेस्ट का नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मैच द फॉलोइंग। रिसोर्सेज दिया है और इसका एग्जाम्पल देना है कि कौन सा सही है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आपका दे रहा है कि कौन सी इसमें रीन्यूएबल रिसोर्स है, तो फॉरेस्ट और आपका जो ये वाइल्ड लाइफ ये रीन्यूएबल रिसोर्स है, सही है। फॉरेस्ट कटता है तो फिर इसमें उग जाता है तो रीन्यूएबल है। फिर देखो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स कौन है इसमें, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स आपका मिनरल और फॉसिल फ्यूल्स। जब एक बार मिनरल फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाएंगे तो कभी आएंगे नहीं, फिर वो आ नहीं सकते हैं। फिर देखो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है इसमें, देखो इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है, ओशन जो समुद्र है ये इंटरनेशनल रिसोर्स है। और नेचुरल रिसोर्स क्या है आपका जो प्राकृतिक से मिला है, ये इसमें क्या है आपका ये हो जाएगा रोड, कैनल, रेलवे हो जाएगा।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ध्यान से देखोगे इसमें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट का ए का फर्स्ट दिया है, सेकेंड का इसमें फोर्थ, थर्ड का इसमें थर्ड और फोर्थ का इसमें डी का इसमें सेकेंड दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम देश में जो पावर शेयर हुआ था, जो सत्ता का विभाजन हुआ था, उसके हिसाब से आपको इसमें बताना है। फर्स्ट देखो पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, जो ऊपर वाला रीजन था उसे वो फ्लेमिश रीजन बोला जाता था, नीचे वाले रीजन को वेलोनिया रीजन बोला जाता था। नीचे जो है फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हुआ करते थे, ऊपर जो है डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हुआ करते थे। कैपिटल जो था ऊपर था, जहाँ आप डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा रहा करते थे, उसी के बीच में जो बेल्जियम की कैपिटल थी ब्रुसेल्स थी। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि डच स्पीकिंग इस एरिया में तो ज़्यादा थे, लेकिन कैपिटल में जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हुआ करते थे वो वहाँ पे ज़्यादा हुआ करते थे। और फ्रेंच स्पीकिंग लोग ही यहाँ पे, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, ये जो माइनॉरिटी में था, यहाँ के कैपिटल में जो माइनॉरिटी में थे। और इनके साथ ये थी कि ये बहुत ही रिच हुआ करते थे, पैसे वाले हुआ करते थे और पावरफुल थे, पैसे वाले और साथ ही में पावरफुल थे। तो देखो फ्रांस की गवर्नमेंट, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या किया, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने इस मामले को सुलझाने के लिए कि ताकि यहाँ पे कभी भी लड़ाई ना हो, यहाँ पे जो कैपिटल में है, कैपिटल में तो एरिया में डच ज़्यादा रहते थे, कैपिटल के एरिया ब्रुसेल्स में फ्रेंच पीपल ज़्यादा रहते थे। तो इन्होंने इक्वल नंबर का रिप्रेजेंटेटिव दे दिया कि कैपिटल में जो जितने फ्रेंच मेंबर के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उतने ही डच स्पीकिंग के मेंबर के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। तो बोल रहा है कौन इसमें गलत है। देखो इक्वल नंबर ऑफ मेंबर फ्रॉम डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सही बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच कम्युनिटी क्या कर दी गई, इक्वल, ताकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सेपरेट गवर्नमेंट ऑफ फॉर ब्रुसेल्स विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज, सही बात है। यहाँ पे जो ब्रुसेल्स थी, यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसको क्या किया गया, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट इज टू बी सब ऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, गलत। सब ऑर्डिनेट नहीं दिखाएगा कि सेंट्रल जो है जो स्टेट है वो सेंट्रल का सब ऑर्डिनेट होगा, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। तो सी ऑप्शन इसमें गलत है। डी वाला देखिए, कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट यहाँ पे इलेक्ट की गई थी वो बिलोंग करती थी एक लैंग्वेज कम्युनिटी से। देखो तो इसमें पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा, 8 का इसमें सी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। ये स्टेट गवर्नमेंट जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब ऑर्डिनेट नहीं था, और बाकी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें 9 वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया, कौन सी ऐसी चीज़ है इसमें चारों में से जो कि सेंटर भी उसको देखती है और स्टेट गवर्नमेंट भी देखती है। तो कौन सी चीज़ है जो दोनों मिलके काम करते हैं, तो एजुकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंडिंग करती है कि और स्टेट गवर्नमेंट भी फंडिंग करती है, दोनों को इम्प्रूवमेंट में दोनों गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मतलब क्या, औरतों के उनके राइट के लिए कौन सा मूवमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें जो है आपका इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। देखो, रेडिकल वुमेन मूवमेंट एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। जो वुमेन की जो फेमिनिस्ट मूवमेंट जो हुआ था उसमें ये था कि जो वुमेन है, जो औरत हैं, उनको पर्सनली और घर में भी उनको इक्वलिटी दिया जाए। क्या किया जाए, इक्वलिटी उनके साथ की जाए। तो यही इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जो फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ था उसमें क्या हुआ था, देखो जो फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ था, इस फेमिनिस्ट मूवमेंट में ये एम था कि जो औरतों का, जो वुमेन का क्या सोशल सामाजिक, वुमेन की सोशल सामाजिक पॉलिटिकल राजनीतिक, कि वो पॉलिटिकली भी एक्टिव हो, आगे आके वह लीडर के लिए उठें, और पर्सनल, उनका पर्सनल भी माइंड सेटअप अच्छा हो, और इकोनॉमिक कंडीशन भी, इकोनॉमिक लाइफ से उनकी सुधरे। ऑप्शन सही है 10 का इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। 11 है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली
मैच, इसमें से कौन सा सही है? देखो, जो भारतीय जनता पार्टी है उसे क्या बोलते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी है इसे हम नेशनल डिफेंस एनडीए गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनडीए। तो इसमें ए वाला ही सही है, ए वाला ऑप्शन ही सही है। देखो बाकी को देख लो। कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस को यूपीए गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूपीए। यूपीए का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस। फिर ये ऑप्शन सी देखो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या है? ये लेफ्ट पार्टी है। और मिजो नेशनल फ्रंट क्या है? ये रीजनल क्षेत्रीय पार्टी है। ऐसे आप करेंगे तो 11 का इसमें ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एसर्शन रीजन वाला है। फिर देखो क्वेश्चन पढ़िए ए। देखिए ए है इसमें, डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। सही है, डेमोक्रेसी कभी भी गवर्नमेंट जो होती है अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। वही इसका रीजन देखो, डेमोक्रेसी में रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। डिसीजन मेकिंग इसमें क्या होता है? नॉर्म एंड प्रोसीजर होता है। तो सही है, डेमोक्रेसी अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होता है और इसमें फ्री एंड फेयर, इसका ये रीजन भी सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा? इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा कि असर्शन भी सही है और इसका रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन वाज प्रोटेक्टेड एंड फोस्टर्ड बाय श्रीलंकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आप जब श्रीलंका में जो मास रिवोल्यूशन हुआ था आपके उसके बारे में पढ़ोगे तो देखो नीचे कौन थे? यहाँ पे तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु, और ऊपर क्या थे? तमिल रहा करते थे। यहाँ तमिल थे। और यहाँ पे किस श्रीलंका के गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में किसको छूट दिया है? तो छूट दिया था तमिल को लोगों को छोड़ के। और वहाँ पे कौन थे? बुद्धिज्म थे। तो बुद्धिज्म को ज़्यादा वहाँ पे छूट दिया है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 13 का इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये किसके खिलाफ रिवोल्यूशन हुआ था श्रीलंका में? तो यहाँ पे तमिल जो थे, तमिल के खिलाफ तमिल ने एक सेना बना ली थी। तमिल के लोगों ने, एलटीटीई ने, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम, आप इसके बारे में बुक में पढ़े होंगे। और यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशन में किसके बारे में दिया गया है? प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्टेड दिया गया किस रिलीजन के बारे में? तो बुद्धिज्म के बारे में दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे जो मेन एरिया में जो श्रीलंकन रहा करते थे वो बुद्धिज्म रिलीजन के हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, रीड द फॉलोइंग, रीड द गिवन डाटा। ये डाटा जो दिया है इसको पढ़ो और फाइंड आउट चिल्ड्रेन ऑफ विच स्टेट अटेंड द मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन। स्कूल में कहाँ के बच्चे जो है ज़्यादा अटेंड हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं? तो देखो यहाँ पे 3 स्टेट के बारे में दिया गया है। यहाँ पे किसके किसके बारे में दिया गया है? यहाँ पे जो 3 स्टेट है, यहाँ पे हरियाणा के बारे में दिया गया है, केरला के बारे में दिया गया है और बिहार के बारे में। देखिए तो यहाँ पे देखो जो अटेंडेंस वाली है, ये नेट हैज अटेंड मैक्सिमम एलिमेंट्री देयर, नेट अटेंडेंस रेशियो देखो कहाँ पे ज़्यादा है? यहाँ केरला पे ज़्यादा है। यहाँ पे लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है। तो नेट अटेंडेंस रेशियो देखो यहाँ पे 83 है। तो किस स्टेट में ज़्यादा है? केरला का। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें 14 का इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा कि इसमें केरला में नेट अटेंडेंस रेशियो ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है, रीड द फॉलोइंग डाटा एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इस डाटा के बारे में पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताना है। देखो क्या दिया? लिटरेसी रेट दिया है रूरल पॉपुलेशन में, रूरल चिल्ड्रेन। रूरल किसे बोलते हैं? देखो 2 चीज़ होती है, एक रूरल एरिया होती है, एक अर्बन एरिया होती है। देखो एक अर्बन एरिया होता है, एक रूरल एरिया होता है। अर्बन किसे बोलते हैं? शहरी में, शहर के एरिया को क्या बोलते हैं? अर्बन। और गाँव के एरिया को क्या बोलते हैं? रूरल बोलते हैं। देखो क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ गर्ल आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल। देखो कितने गर्ल जो हैं, देखो अटेंडिंग, देखो परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रेन अटेंड 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल। स्कूल कितने अटेंड करना है, ये रेशियो कौन सा दिखा रहा है? ये वाला दिखा रहा है, थर्ड वाला। अब देखो कितने लड़कियां अटेंड कर रही हैं, फीमेल में अगर देखेंगे तो अटेंड कितनी कर रही हैं? 82। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नॉट अटेंडिंग द स्कूल। नॉट जब 82 जा रहे हैं, 82 जा रहे हैं, तो कितने नहीं जा रहे हैं? 100 में से 82 माइनस कर दो तो 18% इसमें आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसमें 15 का डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है इसमें से कौन सा सबसे अलग है। देखो टूरिस्ट गाइड, बार्बर, टेलर, पॉटर, ये अलग अलग लोग काम करते हैं। टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल्स वेंडर, लॉयर, ये भी अलग अलग काम है। पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर, पुलिस कांस्टेबल, ये सब अलग अलग काम है। यहाँ पे देखो इंडियन रेलवे, जेट एयरवे, दूरदर्शन,
मेट्रो, यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रोफेशन के लोग काम करते हैं, कोई मोची है तो कोई बर्तन बना रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है। तो देखो ये यहाँ पे अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, प्रोफेशन ऑफ पर्सन है, अलग अलग लोगों का प्रोफेशन दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखोगे इंडियन रेलवे, जेट रेलवे, यहाँ पे मेट्रो, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अलग अलग मोड दिए हैं, ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग मोड दिए हैं। जैसे रेलवे हो गया, जेट एयरवे हो गया, मेट्रो हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें 16 का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 17। देखो सेक्टर है और क्राइटेरिया यूज्ड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में क्या है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होगा। देखो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है, ये जो है नेचर ऑफ क्या होता है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी होती है क्या, ये रोजगार देने वाली एक्टिविटी क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होता है। वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या होता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और एम्प्लॉयमेंट रोजगार देने वाली कौन सी एक्टिविटी होती है, ये ऑर्गेनाइज्ड एंड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। तो 17 का क्या हो जाएगा, इसमें 17 का आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या इसमें 18, रोहन हैज टेकन लोन ऑफ 5 लाख, रोहन एक लड़का है, ये 5 लाख का क्या किया है, लोन लिया है बैंक से, टू परचेज ए हाउस, एक घर खरीदने के लिए 12% इंटरेस्ट पे। ही हैज़ टू सबमिट पेपर ऑफ न्यू हाउस, देखो जब घर लेगा तो उसको अगर लोन लोगे तो आपको पेपर सबमिट करना पड़ता है, सैलरी का रिकॉर्ड देना पड़ता है बैंक से कि हम कितना कमा रहे हैं, तभी ना लोन आप उसको, बैंक जो है आपको लोन देगा कि आप आगे से आप किस्तों में उसको जमा कर सको। तो देखो दिस इज प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अगर आप बैंक में जाओगे लोन लेने तो बैंक जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, आपको देखेगा कितना सैलरी है, उसके बाद पैसा देगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को जो है कोलैटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलैटरल। ये क्यों होता है, बैंक इसको इसलिए करता है ताकि अगर मान लीजिए बैंक आपको लोन दिया 5 लाख का, बाद में आप हाथ खड़े कर दो 1 साल के बाद कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे, तो आपकी जो हाउस दिखाए हो, जो घर दिखाए हो, जो आपकी प्रॉपर्टी है, उसको बैंक क्या करती है, नीलाम करती है, ताकि वो दिया हुआ रकम जो है उसको वो वसूल सके। देखो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 का देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसी, इसमें से कौन सा इंटरनेशनल एजेंसी है जो अलाउ करता है फ्री ट्रेड को, कि फ्री ट्रेड और वर्क हो बिटवीन कंट्रीज, दो देशों के बीच में। अगर मान लो यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे यूएसए है, अमेरिका है, तो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बताती है कि इंडिया और यूएसए जो है, इंडिया और अमेरिका जो है आपस में फ्री ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल है, 19 का ए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो WTO बोलता है, WTO का फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए। क्या होता है WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है वह संस्था जो कि क्या करती है, इंटरनेशनल एजेंसी है जो दो देशों के बीच में फ्री ट्रेड के लिए परमिशन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो मैं थोड़ा सा आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता दूं। देखो अभी पीछे आप इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े। देखो यहाँ पे अगर मान लो कि ऐसे इंडिया है ना, यहाँ पे चाइना है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि एक देश से दूसरे देश में आसानी से सामान जो है इंपोर्ट हो जा रहा है। देखो मोबाइल है ना, चाइना की मोबाइल हम आसानी से इंडिया के मार्केट में देखते हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। वहाँ की टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ रही है, हमारी टेक्नोलॉजी, हम मेडिकल सेक्टर में अच्छा करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारी अच्छी है, मेडिसिन हम अच्छा बनाते हैं, तो हमारी जो मेडिसिन है वो यूएसए में जाती है, फ्रांस में जाती है। तो ये क्यों हुआ है, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। पूरे विश्व के जितने भी देश हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टिव है। इसी वजह से जो कोविड हुआ था, कोरोना वायरस हुआ था, तो पूरे देश को इफेक्ट किया था ना, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुआ था। पूरा विश्व जो है आपस में एकजुट कनेक्टेड है। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाए ग्लोबलाइजेशन के बारे में, रिमूवल ऑफ बैरियर बाय द गवर्नमेंट। सही, जब बैरियर, देखो जब हम इंडिया अगर परमिशन ही नहीं देगा चाइना को कि आप आओ हमारे सामान में अपना सामान बेचो, तो कैसे हो पाएगा।
तो जो बैरियर लगा रहता है गवर्नमेंट के द्वारा वो हटाना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन में सही बात है, बैरियर ये नहीं रहना चाहिए कि कोई आ नहीं पाए, सबको परमिशन देना चाहिए, तो बैरियर रिमूवर होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड देखो इसमें है फॉरेन कंपनी आर अलाउड टू सेटअप फैक्ट्री, सही है। फॉरेन कंपनी जैसे टेस्ला है, टेस्ला बात करें ना इलेक्ट्रिक कार कि इंडिया में सेटअप करेगी अपनी फैक्ट्री, तो इंडिया में सेटअप करेगी अगर टेस्ला, तभी ना ग्लोबलाइजेशन होगा। अब यूएसए की टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है, तो ये भी सही है, फॉरेन कंपनी जो है वो फैक्ट्री सेटअप करती है। थर्ड ऑप्शन देखो हैज़ इनेबल्ड ऑल कंपनी टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट, सभी कंपनी को ये बोला जाता है कि ये इसको इनेबल किया जाता है। इनेबल मतलब रोका जाता है, गलत बात है, एबल किया जाता है ना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए रोका नहीं जाता है, एबल किया जाता है, यहाँ पे इनेबल किया गया है, तो गलत है, यहाँ पे इनेबल नहीं एबल होगा। लास्ट वाला देखो हैज लेसन्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, गलत। जब हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो लेसन थोड़ा ना होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो पहला और दूसरा ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, 20 का इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपका सेक्शन सी अब चालू हो गया। सेक्शन बी ए में बताया था ना मैं, सेक्शन ए में आपका 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन है, इसके सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं बता दिया। सेक्शन बी से आगे हम सभी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। सेक्शन आपका बी सी डी जो भी है इसमें आप उसको हम इसके सैम्पल पेपर सॉल्यूशन फर्स्ट के पार्ट बी में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।